हेलो स्टूडेंट। रीनीट 2026 के फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हम जो कोड फॉलो कर रहे हैं पेपर कोड 70 को फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, पढ़ते हैं। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन इज। टेक स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एच 9 into 10 की पावर -31 kg। तो देखिए बच्चों, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ई को हमने मान लिया है काइनेटिक एनर्जी, जबकि मोमेंटम ऑफ ए फोटोन का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो रेशियो होगा, तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 MET² बाई K। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद 2, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इन सारी वैल्यूज को आप जब सॉल्व करेंगे तो 225 मिलेगा, और करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट के हिसाब से मॉडरेट सवाल था, और इसको करने में 1-1.5 मिनट बच्चों को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया, वो आया बर्नौली थ्योरम पे बेस। वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल वाटर फ्लोज इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और वाटर इससे फ्लो कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर बिटवीन पी एंड क्यू। पॉइंट पी पे जो प्रेशर है, पॉइंट क्यू पे जो प्रेशर है, उनके बीच में डिफरेंस है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The area of cross section at P and Q are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. The rate of flow of water through the pipe in centimeter cube per second is. Take density of water 1000 kg per meter cube. तो इसमें देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी पी और क्यू के बीच में, और पी और क्यू के बीच में हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं पॉइंट पी पे प्रेशर पी है, पॉइंट क्यू पे क्यू है, तो पॉइंट पी पे वेलोसिटी वीपी है, पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी वीक्यू है। तो प्रेशर एट पी प्लस रो बाई 2 वीपी स्क्वायर इज प्रेशर एट क्यू प्लस रो बाई 2 वीक्यू स्क्वायर। तो ये क्या है, ये बर्नौलीज इक्वेशन लिखा गया है। अब इसको इधर ले आते हैं और काइनेटिक एनर्जी के टर्म को इधर ले जाते हैं। तो प्रेशर एट पी माइनस प्रेशर एट क्यू इज रो बाई 2 ब्रैकेट में वेलोसिटी एट क्यू का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर, और ये डेल्टा पी है, प्रेशर डिफरेंस। फिर वॉल्यूम फ्लो रेट भी हम जानते हैं, वॉल्यूम वेलोसिटी एट पी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पी, वेलोसिटी एट क्यू मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट क्यू। तो वेलोसिटी इंटू एरिया क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन एरिया। तो वही काम देखिए यहाँ पे किया गया, वेलोसिटी एट पी इज क्यू बाई ए पी, वेलोसिटी एट क्यू इज क्यू बाई ए क्यू। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी रो बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू स्क्वायर, ये वी क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए पी स्क्वायर, ये वी पी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा रो क्यू स्क्वायर बाई 2 ए पी स्क्वायर बाई ए क्यू स्क्वायर -1। अब ए पी बाई ए क्यू की वैल्यू 2 है, तो ए पी स्क्वायर बाई ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो ये जो टर्म है ये 3 बन जाएगा, और ये टर्म क्या बन जाएगा, डेल्टा पी इज 3 रो क्यू स्क्वायर बाई 2 ए पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अब आप देखिए 2 ए पी स्क्वायर डेल्टा पी बाई 3 रो। तो डेल्टा पी का वैल्यू अब आ जाएगा
गिवन है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं पीजीएस यूनिट में, क्योंकि पीजीएस यूनिट में ही पूछा गया है जवाब। तो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा 150 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा पी कितना बन जाएगा? 150 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एट पी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑल क्वांटिटीज हैव बीन कन्वर्टेड टू पीजीएस यूनिट। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज 2/3 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 150, ये 16,000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड सवाल आपका एंगुलर मोमेंटम का सवाल था। A thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and LB computed about points A and B. तो ये एक डिस्क है जो कि घूम रही है और इसका एंगुलर मोमेंटम LA और LB है पॉइंट A और B के अबाउट। तो LA बाई LB की वैल्यू पूछी गई है और ये गिवन है कि OB इज 2 इंटू OA। तो इसमें देखिए ये कॉन्सेप्ट लगता है, वैसे ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस का है, तो वो इन्होंने पूछ लिया है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस आरपीएम क्रॉस एमवीसीएम। जिन बच्चों ने जेई एडवांस का तैयारी किया है अच्छे से, तो वो इससे बहुत परिचित होंगे ना, क्योंकि डिस्क का सेंटर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अब क्योंकि डिस्क का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही है, ये सेंटर के अबाउट ही घूम रही है, तो एल ए एल बी तब इक्वल होंगे। तो एल ए बाई एल बी का वैल्यू 1 रहेगा एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आसान सवाल था, बोर्ड लेवल का था, एनसीईआरटी का सवाल है भाई कि कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इफ एल इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज। तो हम जानते ही हैं कि इंडक्टेंस होती है सोलेनोइड की म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आसान सवाल था ये, बोर्ड लेवल एनसीईआरटी में गिवन है ये। फिर ये सवाल आ गया थर्मल एक्सपेंशन का, ये मेंस लेवल का सवाल है। द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंक्रीज्ड बाय ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी इफ द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। देखिए भैया वॉल्यूम क्या होती है, 4π/3r³। जब टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। रेडियस कितना बढ़ जाएगा? r इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब v1 हो जाएगा 4π/3r³ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब, क्योंकि r1 क्यूब क्या हो जाएगा? r³ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो v1 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4π/3r³ 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, v1 इज 4π/3r³, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई, प्लस 4π/3r³, 3 अल्फा डेल्टा टी। तो v1 माइनस v, ये डेल्टा v हो जाएगा 4πr³ अल्फा डेल्टा टी एंड क्लियरली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Consider two circuits A and B, each having two resistors. One of them has a positive temperature coefficient of resistance plus alpha, while the other one has a negative temperature of coefficient minus alpha as shown in the figure. The current through these circuits are denoted by IA and IB. At initial temperature, the resistance of the two resistors is R0. As the temperature is increased, the correct option that describes the variation of current in these circuits is। तो देखो दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2, एक केस में सीरीज में है, एक केस में पैरेलल में है। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट किस तरह से बढ़ेगा या चेंज होगा वो अपने को बताना है।
अब देखिए पार्ट ए में क्या है कि दोनों सीरीज में ही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ए, R1 + R2। तो R1 + R2 करोगे, अल्फा डेल्टा टी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर ए विल बी 2R0। तो करंट इन A will be V/2R0, it is constant with time। अब B के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/RB इज 1/R1 + 1/R2 लगा देंगे। अब इसमें R1 तो ये है R0 1 - अल्फा डेल्टा टी, R2 है R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो आप देखिए 1/RB बन जाएगा 1/R0, 1 + अल्फा डेल्टा टी + 1 - अल्फा डेल्टा टी, और नीचे 1 - अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये हमने इनको ऐड कर दिया। अब 1/RB आ जाएगा 2/R0, 1 - अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो RB आ जाएगा R0/2, 1 - अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। नाउ IB विल बी V/RB, तो 2V/R0, 1/1 - अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब क्लियर है कि करंट का ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम डेल्टा टी के टर्म्स में देखें, तो जब डेल्टा टी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो ये टर्म बढ़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, और करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस IB इंक्रीजेस, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो अल्फा डेल्टा टी का टर्म होता है, ये यूजुअली 1 से बहुत छोटा होता है, तो हम लोग प्रैक्टिकली कई बार इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस अल्फा डेल्टा टी को निग्लेक्ट करता है, इन दैट केस ये 1 - अल्फा डेल्टा टी का जो स्क्वायर है, ये 1 के आसपास ही हो जाएगा। उस केस में वो बच्चा ऑप्शन 1 का जवाब भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि गलत है, बट अगर ज्यादा एक्यूरेट की बात करें, तो फिर ऑप्शन 2 इज मोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। A beam of light falls on a metal surface such that photoelectrons are generated. If power of the light source starts to decrease linearly with time t, then variation of the photocurrent I and magnitude of the topic potential mod V with time is best represented by। ये चार ग्राफ है, ग्राफ 1 करंट और वोल्टेज टॉपिक पोटेंशियल का, ग्राफ 2 भी है, ये ग्राफ 3 है, और ये ग्राफ 4 है। तो देखिए पावर टाइम के साथ लीनियरली कम हो रहा है, तो इंटेंसिटी लाइट की कम होती जाएगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड विल डिक्रीज लीनियरली विद टाइम। अब फोटॉन्स कम गिरेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी कम हो जाएगा, तो फोटो करंट तो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। हाउएवर हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स विल नॉट चेंज विद टाइम। तो जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन चेंज नहीं करेगी, टॉपिक पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, तो टॉपिक पोटेंशियल विल नॉट चेंज विद टाइम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 ये है। देखिए टॉपिक पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, पर जो करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 8। An ideal Zener diode with breakdown voltage of -3 volt is reversed biased with a negative input voltage -5 volt. The magnitude of the voltage difference between point B and A is। अब देखिए इसका -3 वोल्ट का रिवर्स मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका, और रिवर्स बायस इसको किया गया है -5 वोल्ट से। तो -3 वोल्ट तो ये ले जाएगी, क्योंकि जब एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट बना रहता है, तो ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले जाएगी। जो बाकी 2 वोल्ट बच रहा है वो कहाँ जाएगा, वो इस रेजिस्टेंस को ही लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, इसके अक्रॉस केवल 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। In the measurement of viscosity of liquids using terminal velocity experiment, spherical balls of same radius but having different densities are used. The variation of the terminal velocity with the ratio of density of spherical ball to density of the liquid rho is best represented by। तो टर्मिनल वेलोसिटी v है, डेंसिटी ऑफ बॉल सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है टर्मिनल वेलोसिटी और सिग्मा बाई रो का। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2r² / 9 नीटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। अभी इसमें से रो को हम बाहर ले लें, तो 2r² रो बाई 9 नीटा सिग्मा बाई रो -1 इंटू जी, ये आपका विस्कोसिटी है लिक्विड का।
तो आप देख सकते हैं कि भाई 2r² 9 η ये सब तो कांस्टेंट हो गया, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट हो गई। अब डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वो मान लीजिए सिग्मा है जिसको हम वेरी करा रहे हैं, तो वेलोसिटी इज, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इंटू सिग्मा बाई रो -1 इंटू जी, इस तरह का बनेगा। अभी सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बाकी ग्राफ, ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा, सिग्मा बाई रो एक्स की जगह है, वाई की जगह वी है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और सिग्मा बाई रो की वैल्यू जब 1 है तब वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो ये वाला जो ग्राफ है इस तरह का ग्राफ हमें मिलना चाहिए, और इस तरह का जो ग्राफ है वो ऑप्शन 2 में मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू प्लैनेट P1 एंड P2 विद इक्वल मास हैव रेडियाई R1 एंड R2 respectively, where R2 is equal to R1 by 2. The escape speed of P1 and P2 are V1 and V2 respectively. Then V2 by V1 is, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r, मास तो सेम है, तो V2 हो जाएगा √2gm/r2, V1 हो जाएगा √2gm/r1, V2 by V1 √R1/r2 √2, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये आसान सवाल था, नीट लेवल का सवाल था ये। फिर अल्टरनेटिंग करंट का एक सवाल था, एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू 220 साइन 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट, देन द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज गिवन, L इज 10 मिली हेनरी, C इज 25 माइक्रोफैरड, R इज 100 ओम। तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या है बच्चों? ओमेगा एल की वैल्यू है 20 ओम, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/ओमेगा C की वैल्यू 20 ओम है, तो ओमेगा एल का वेक्टर जो है और 1/ओमेगा C का जो है वेक्टर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/ओमेगा C ओमेगा एल को कैंसिल कर देगा। ये रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन हो गई, 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा एल इज 0। तो केवल जो रेजिस्टेंस है वही बचेगी, और पीक करंट हो जाएगा 220 वोल्ट बाई 100 ओम, 2.2 एम्पियर, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Two identical inductors are connected in two different configurations P and Q, where a time varying current is flowing as shown in the figure. The induced EMF between point A and B for configuration P is EP, and that for configuration Q is EQ. The ratio EP by EQ is, neglect the effect of mutual inductance, तो फिर तो आसानी हो गया ना भाई, यहाँ पे दोनों सीरीज में है। अब VA माइनस VB करोगे, करंट I इसमें जा रहा है, तो VA माइनस VB EP हो जाएगा LdI/dt। अब क्यू में आप देखेंगे अगर, तो इसमें आप देखिए दोनों इंडक्टर्स में I/2 का करंट जाएगा, तो VA माइनस VB करोगे तो EQ आ जाएगा LdI/dt ऑफ I/2, और ये हो जाएगा हाफ LdI/dt, तो EP/EQ की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये सिंपल सवाल था, जेई मेन लेवल या नीट लेवल दोनों पे ही ठीक है सवाल ये। 13, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर P, Q and S, each of the capacitance C are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system are UP and UT respectively, then the ratio UP by UT is, अब देखिए सर्किट इस तरह का है, P और Q और S, ये दोनों सीरीज में है, ये उसके साथ पैरेलल में, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। अब देखिए P और Q के अक्रॉस टोटल वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, तो P को कितना मिलेगा, V/2, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द P कितना हो जाएगा, हाफ C V/2 का स्क्वायर, CV²/8। फिर टोटल एनर्जी के लिए C और C सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस T/2, जो थर्ड है S वाला ये इनके साथ पैरेलल में है, तो सर्किट का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो T/2 प्लस C 3C/2 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², तो 3C/4 V²। अब UP/UT कर लो भाई, तो 1/8 CV² अपॉन 3/4 CV², ये आ जाएगा 1/6, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है जी। फिर a conducting loop of finite resistance lies on the xy plane,
There is a constant magnetic field in the z direction. The area of the loop varies with time as a1 equal to a0 1 plus 9t in appropriate units. The figure that correctly indicates the qualitative behavior of the power dissipated in the loop as a function of time is. देखो भाई फ्लक्स क्या होगा, फील्ड इनटू एरिया, तो बी ए नॉट 1 प्लस 9t। ईएमएफ की वैल्यू मॉड ई मॉड डी फाइव बाई डी टी, तो बी ए नॉट मॉड कॉस टी। करंट हो जाएगा बी ए नॉट बाई आर मॉड कॉस टी। ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, पावर इज आई स्क्वायर आर, तो बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस स्क्वायर टी, ये टर्म आएगा। तो पावर कॉस स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल है, टाइम जीरो पे पावर मैक्सिमम होगा, कॉस जीरो इज 1। तो जो ग्राफ 3 है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर 15th प्रॉब्लम, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस डिक्रीजेस फ्रॉम 60 केल्विन टू 50 केल्विन। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज, टेक द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एच आर इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसमें देखिए वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। अभी डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, तो माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सी वी टी वन माइनस टी टू। अभी मोनोएटॉमिक गैस का सी वी आर अपॉन गामा माइनस 1, तो 3r/2, तो वर्क डन हो जाएगा 1 इंटू 3r/2 इंटू 60 माइनस 50, ये 15r बनेगा, 15 इंटू 8.3 जूल, तो 124.5 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये भी नीट लेवल पे सवाल है, जेईई मेन में भी इस तरह का सवाल आ सकता है। Consider a particle moving along a straight line whose position as a function of time is given by s is alpha t square minus beta t plus gamma, where alpha is 1 meter per second square, beta is 6 meter per second, gamma is 5 meter. The average speed of the particle in meter per second from time 0 to 6 is, देखो भाई इसको कर लेंगे वीटी ग्राफ बना के, वेलोसिटी इज ds by dt 2 अल्फा टी माइनस बीटा आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा टी माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 6 है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2t माइनस 6, यानी कि 2 इंटू टी माइनस 3। अब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी माइनस 6 है, और टाइम जब 6 है तो वेलोसिटी प्लस 6 है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम 3 पे वेलोसिटी 0 है। अब डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया और ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया, तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 6, 18 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। ध्यान रखिए हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाले हैं, डिस्टेंस निकाले, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ये जेईई मेन लेवल का सवाल है भाई। The following table presents a part of the electromagnetic spectrum and their corresponding major application. P microwave, Q UV rays, R gamma rays, S radio waves. 1 for purifying the water, 2 for warming the food, for AM and FM communication system, for treating the cancer cells. हम जानते हैं माइक्रोवेव फूड को हीट करने के काम आती हैं, यूवी वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है, गामा रेज कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, एंड रेडियो वेव्स ट्रांसमिट ऑडियो फॉर AM एंड FM। तो अब इन सबको देखते हुए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली आप, यूवी रेज किसमें यूज होती हैं, फॉर प्योरीफाइंग द वाटर, तो क्यू का तो 1 ही होना है, और क्यू का 1 केवल ऑप्शन 4 में है, तो यहीं से क्लियर है कि भैया ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। 18th, an ideal gas is made of polyatomic molecules. Each of the molecule has 3 translational, 3 rotational, and F number of vibrational modes. If the ratio of heat capacity Cp by Cv of the gas is 8/7, then the value of F is, तो Cp है 8/7V, Cp माइनस Cv इज Cv/7, जो कि R है, Cv हो गया 7R। अब टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैपिटल F मान ले, तो F R/2, तो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी 14।
अब ये क्या होगा, एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल प्लस एफ वाइब्रेशनल। अच्छा, अगर एफ वाइब्रेशनल मोड्स ने तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 2f, क्योंकि फॉर ईच वाइब्रेशनल मोड देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी टर्म एंड ए काइनेटिक एनर्जी टर्म। कुछ और ठीक कर दें। तो लिखना होगा फॉर ईच वाइब्रेशनल for each vibrational mode there is a potential energy term and a kinetic energy term। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की हो जाएंगी 2f। तो 14 इज 6 प्लस 2f, 8 इज 2f, f इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ पे याद रखना है f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है, एक वाइब्रेशनल मोड पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो f इंटू टू 2 स्मॉल f हो जाएंगी। बस यही इसका मेन पॉइंट है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है जी। A unit positive charge is taken slowly through an infinitesimally thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r, having uniform positive charge density rho as shown in the figure। तो ये एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस इसका r है। The initial and final positions of the charge are marked by A and B at distances 2r and 3r respectively from the center of the sphere। In this process, the magnitude of the total work done on the point charge is rho r square by n epsilon naught। The value of n is epsilon naught is the permittivity of vacuum। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है चार्ज स्फीयर के लिए, और चार्ज क्या है 4 पाई/3r³ इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी। तो 4 पाई कट जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा स्फीयर के बाहर ρr³ एप्सिलॉन नॉट है। ये आउटसाइड द स्फीयर वैलिड है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2r पुट कर देंगे तो ρr² by 6 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एट बी क्या होगा, इसकी वैल्यू रख देंगे 3r, तो ρr³ by 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r, तो ρr² by 9 एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल एट ए कितना है, ρr² by 6 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एट बी है ρr² by 9 एप्सिलॉन नॉट। अब वीबी माइनस वी ए कितना है, माइनस ρr² by 18 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज को जब ए से बी तक ले जाएंगे तो वर्क डन होएगा माइनस ρr² by 18 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, क्योंकि यूनिट चार्ज। अच्छा, चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है ρr² by n एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रख देंगे माइनस ρr²by n एप्सिलॉन नॉट। अब कंपैरिजन करेंगे, n का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर 20th एक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है। A current I naught flows through a metallic circular loop of radius r as shown in the figure। तो ये मेटेलिक लूप है, सर्कुलर लूप, रेडियस r है। इसमें दो पार्ट है, ABC और ADC, यानी दो सेमी सर्किल है ABC और ADC। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC। ABC का जो रेजिस्टेंस है वो ADC का हाफ है। मतलब अगर हम ABC का रेजिस्टेंस R मान लें तो ADC का जो रेजिस्टेंस है वो 2R है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, इसका 2R मान लिया। तो मान लीजिए I करंट यहाँ पे आके डिवाइड होगा पॉइंट ए पे, इसमें I1 करंट गया और इसमें गया I2 करंट। तो I इज I1 प्लस I2, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। और दूसरा ABC पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ADC पे भी होगा। तो I1 इंटू R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इज I2 इंटू 2R। तो बाई कंपेरिजन I1 इज 2I2। अब I1 प्लस I2 I है जो कि 3I2 बन जाएगा। तो I2 आ जाएगा I/3 और I1 आ जाएगा 2I/3। तो पहली बात जो पता चली
कि ABC वाले सेगमेंट में I/3 का करंट है, ADC वाले सेगमेंट ABC वाले सेगमेंट में 2I/3 का करंट है और ADC वाले सेगमेंट में I/3 का करंट है। फिर अगर आप याद करें सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट I/4R है। क्या है? म्यू नॉट I/4R। तो जब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसकी आउटवर्ड फील्ड है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है, इसकी इनवर्ड फील्ड है। तो दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I1/4R माइनस म्यू नॉट I2/4R। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4R कॉमन हो गया, I1 माइनस I2। अब I1 है 2I/3 और I2 है I/3। तो नेट फील्ड आ जाएगी सेंटर पे म्यू नॉट I/12R। अब म्यू नॉट I/12R आ गया तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। If bob B of mass m at rest is hanging vertically from the ceiling via a massless string of length 10 meter as shown in the figure, point mass A of mass m traveling horizontally with speed 10 meter per second hits bob B elastically। तो एक बॉब है एम मास का, 10 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल ए इक्वल मास का आके उसको हिट करता है हॉरिजॉन्टली। इलास्टिक कोलिजन होता है। द बॉब बी राइजेस h मीटर आफ्टर द कोलिजन। तो टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड निग्लेक्टिंग द साइज ऑफ द बॉब द वैल्यू ऑफ h इज। देखिए पहली बात तो जब ये पार्टिकल ए आके बी को हिट करेगा तो अपनी सारी वेलोसिटी बी को दे देगा, क्योंकि इक्वल मास के पार्टिकल का इलास्टिक कोलिजन है। तो कॉलिजन के बाद पार्टिकल ए रेस्ट पे आ जाएगा और पार्टिकल बी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगेगा। अब मान लीजिए ये h हाइट तक ऊपर गया तो हाफ mu² विल बी इक्वल टू mgh। क्योंकि हम यहाँ पर ये इस बात पे कंफर्म है, ये नीचे वाले सेमी सर्कल में ही रहेगा, स्ट्रिंग अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को पार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वेलोसिटी 10 है जो कि √2gl से कम है। आप देखिए ध्यान से, जो √2gl है वो कितना है, √2 इंटू 10 इंटू 10, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड है। जबकि बॉब को वेलोसिटी मिली है 10 मीटर पर सेकेंड की, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक स्ट्रिंग जा सके उतनी वेलोसिटी बॉब को मिली ही नहीं है। एंड दैट इज वाई ये जो बॉब है ये लोअर सेमी सर्कल में ही रहेगा, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगी। और इसीलिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे कि मान लीजिए h हाइट तक ऊपर आया तो हाफ mu² इज mgh और h की वैल्यू हो जाएगी u²/2g। तो 10 इंटू 10/2 इंटू 10, 5 मीटर तक ये जाएगा ऊपर और ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? ये सवाल चैलेंजिंग बन जाता है अगर इसकी वेलोसिटी √2gl से √5gl के बीच में होती, लेकिन वो तो यहाँ पे केस है नहीं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए 22। An electromagnetic wave traveling in a lossless dielectric medium having a dielectric constant 9 has the electric field Ex is equal to E naught sin kz minus 2 pi into 10 की power 6 into t volt per meter, where E naught is the amplitude and k is the wave vector. Among the following options, the incorrect choice is the direction of propagation of the electromagnetic wave is along plus z। ये तो ठीक है क्योंकि z और t का जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन का है और फील्ड z के टर्म्स में वेरी कर रही है, तो क्लियरली ये पॉजिटिव z के अलॉन्ग जा रही है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला, assuming a non-magnetic dielectric medium, V will be c upon √ε r। तो
3 × 10⁸ मीटर/सेकंड अपॉन √9, ये 10⁸ मीटर/सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट एज पर द इक्वेशन गिवन, एंड ऑप्शन 2 यहाँ पे कैलकुलेशन से करेक्ट प्रूव हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज है, लैम्डा हो जाएगा स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी 10⁸ मीटर/सेकंड अपॉन 10⁶ तो 100 मीटर वेवलेंथ हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 जो है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बी नॉट होएगा ई नॉट बाई वी, तो फील्ड का वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा ई नॉट बाई वी साइन kz माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे तो बी नॉट बाई वी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। तो इस सवाल में थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो जिन बच्चों ने 3 पे टिक किया होगा, जिन्होंने 4 पे टिक किया होगा, दोनों को ही नंबर मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, a particle of mass m moves along a horizontal x-axis from x equal to 0 to x equal to L. The coefficient of kinetic friction varies as mu naught minus alpha x, where mu naught and alpha are constants of appropriate dimension, so that mu k L is equal to 0. The total work done by the frictional force during the motion is n mu naught mgl, where g is the acceleration due to gravity. The value of n is, देखिए पहली बात तो ये जो कह रहा है कि म्यू नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन सच दैट म्यू के एल इज 0, यानी कि जब एक्स की वैल्यू एल है तो म्यू के 0 हो जाए, यानी कि म्यू नॉट माइनस अल्फा एल 0 हो जाए, तो अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट बाई एल हो गई। इस चीज से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट बाई एल, ये पहले ही क्लियर कर दिया। फिर फ्रिक्शन ये है कहीं पर भी म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू नॉर्मल रिएक्शन, उसको एम जी मान लेते हैं, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी, ठीक है जी। अब फ्रिक्शन के साथ अगर डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन फ्रिक्शन का कितना होगा, माइनस एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू ये है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी, भाई म्यू एम जी है फ्रिक्शन, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। अब डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो वर्क डन इज माइनस म्यू नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एम जी फ्रॉम 0 टू एल। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2 एम जी। तो ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन बना है, अब इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा म्यू नॉट बाई एल है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस म्यू नॉट एल बाई 2 एम जी, और इसको हम माइनस एन म्यू नॉट एल एम जी से कंपेयर कर लें, तो एन की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है ये, 24, consider three media P, Q, and R with refractive indices 1, 1.25, and 1.5 respectively. The medium Q having a thickness of 5 cm is placed between extended media P and R as shown in the figure. An object O is placed at the center of the medium Q. If viewed from medium P near the normal direction, the apparent depth of O is h1. For similar observation from medium R, the apparent depth is h2. The value of mod h1 minus h2 in centimeter is. तो एनपी 1 है, इस रेक्टेंगुलर स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, इसकी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस है, और आर की जो है मीडियम आर की 1.5 है। ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, और एक बार इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है जी। h1 इसकी डेप्थ दिखाई देती है, और एक बार इसको ऐसे देखते हैं,
तब इसकी डेप्थ H2 दिखाई देती है। दोनों ही केसेज में जो रियल डेप्थ है वो तो 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है ना। अब आप ये फॉर्मूला जानते ही हो कि अपेरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ बाई म्यू, वेयर म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ये चीजें थ्योरी में आपने पढ़ी होंगी। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम इसको मीडियम पी से देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी 1.25 अपॉन 1, तो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1.25, 2 सेंटीमीटर की अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी। जब हम इसको मीडियम आर से देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू आर, तो 1.25 अपॉन 1.5, ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपेरेंट डेप्थ जब आप देखोगे कहाँ से, मीडियम आर से, तो H2 हो जाएगा अगेन 2.5/म्यू, पर अब की बार म्यू की वैल्यू 5/6 है, तो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 6/5, और ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मॉड H1 माइनस मॉड H2 क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जा रहा है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक सॉल्व कर दिए हैं। अभी 25 से लेकर 45 तक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।